नमस्कार दर्शकों, स्वागत है अपना केजीएम हॉस्पिटल लातूर। यहाँ पे हमेशा की तरह हम एक नया एपिसोड लेके आए हैं। तो आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि इस एपिसोड में व्यूवर्स के क्वेश्चन हम सर से पूछने वाले हैं। सर, अपने फीमेल व्यूवर्स है, फॉलोअर्स है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, ये लेस फॉलिकल के बारे में बताइए। उसके बारे में सिंपल भाषा में आप अपने व्यूवर्स को क्या बताएंगे? लेस फॉलिकल का मतलब ये है, जनरली औरतों में 2 ओवरीज होते हैं और 2 ओवरी में इधर 3-4 फॉलिकल, इधर 3-4 फॉलिकल रहते हैं। तो टोटल एक 6 to 10 फॉलिकल्स दोनों ओवरी के मिला के अगर रहते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल। तो अगर इससे कम फॉलिकल है तो इसका मतलब है कि उस औरत का ओवेरियन रिजर्व कम है। इसे हम दूसरी भाषा में पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। जैसा कि बच्चा होने के लिए अच्छे क्वालिटी के और अच्छे क्वांटिटी में अंडे होना चाहिए, फॉलिकल होना चाहिए, शुक्रजंतु भी नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए और बच्चेदानी भी अच्छे रहनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें अच्छे हैं तो ही नॉर्मली बच्चा होता है। अगर ये तीनों में अगर अंडे कम है तो उसे हम लेस फॉलिकल कहते हैं। जनरली फॉलिकल्स ये जो है, अगर माँ के पेट में बच्ची है, मैं कहाँ से फॉलिकल स्टार्ट होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। माँ के पेट में अगर बढ़ने वाली बच्ची है, मतलब लड़की है, तो उसके 5वें महीने में, जैसा कि 5 महीने की लड़की पेट में है तो उसके 5वें महीने में 6 to 7 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स रहते हैं, जिससे हम आगे चल के ये अंडे बढ़ने वाले 5 से 6 मिलियन बोले तो 50 से 60 लाख अंडे तैयार होते हैं। और ये जैसा जैसा उसका लाइफ बढ़ते जाएगा और जब पैदा होगी बच्ची तो वो सिर्फ 5 to 6 मिलियन बच जाते हैं। हाँ, तो मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट करता हूँ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में एट द 20 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन पर, तो जो माँ के पेट में जो बच्ची है 5 महीने की है, तो उसमें 6 to 7 मिलियन फॉलिकल्स रहते हैं, फॉलिकल्स या अंडे। और ये जब बर्थ होता है तो उसमें कमी होते होते प्यूबर्टी के लेवल तक सिर्फ 4 से 5 लाख अंडे बच जाते हैं। और ये 4 से 5 लाख जो अंडे बढ़ जाते हैं तो उसमें के सिर्फ 400 या 500 प्री ओवुलेटरी स्टेज को पहुंचते हैं, जिससे सचमुच बच्चा होने के काबिल जो अंडा बनता है। दीज आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस। प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते, प्रीमियाटिक डिवीजन होता है, और ये प्री ओवुलेटरी स्टेज को पहुँचने वाले जिससे बच्चा हो सकता है, ऐसे सिर्फ 400 से 500 अंडे बच जाते हैं। और ये 400 से 500 अंडे जो है वो औरत के कम ज़्यादा 35 साल की उम्र के लिए काफ़ी होते हैं। जैसा कि 15 साल की उम्र में जवान हो गई बच्ची वो, तो 50 साल की उम्र तक उसकी उम्र हो जाती है मेंसेस स्टॉप होने की। तो ये 35 साल की उम्र में इतने 400 से 500 फॉलिकल बच्चा होने के काबिल फॉलिकल रहते हैं। और हर महीने में जनरली एक ही अंडा बढ़ता है और एक ही अंडा बढ़ के उससे बच्चा होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रेगनेंसी रही तो ठीक, नहीं हुई तो नेक्स्ट साइकिल में फिर से और एक अंडा निकलता है। तो फॉर एग्जांपल 1 साल में 12 अंडे, तो 30 साल में, 35 साल में 350 से 400 अंडे ऐसा अवेलेबल होते हैं बच्चा होने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन फर्टिलाइजेशन, जैसा कि एट ए टाइम कभी भी किसी भी आदमी के शुक्रजंतु लेंगे तो वो 40 मिलियन रहेंगे, मिनिमम 40 मिलियन टू 80 मिलियन। तो इतने लाख कीटाणु है, मिलियंस बोले तो 10 मिलियन का 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो जनरली रिप्रोडक्शन में शुक्रजंतु की कमी नहीं होती, लेकिन अंडों की कमी से बहुत सारे वक्त प्रॉब्लम हो जाता है। अगर शुक्रजंतु की कमी है तो भी हम इक्सी से 1-2 भी शुक्रजंतु निकाल के हम बच्चा तैयार कर सकते हैं, लेकिन अंडे इट इज़ ए मेन लिमिटिंग फैक्टर इन द फर्टिलाइजेशन। सर, अगर अंडों की कमी है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण तो वैसा वेग होते हैं, स्पेसिफिक कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन लेट मेंसेस स्टार्ट होना ये एक हो सकता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। जनरली 28 से 35 दिन का हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हैं, या मैक्सिमम रेंज बोलते 21 से 35 दिन की। तो 21 दिन से छोटे साइकिल्स हो सकते हैं। फिर इनएबिलिटी टू कंसीव, तो बच्चा जल्दी नहीं होता है, इनफर्टिलिटी के साइंस आते हैं। और कभी बच्चा रह भी गया तो उसके अंदर अच्छे क्वालिटी के अंडे नहीं रहने की वजह से मिसकैरेजेस और अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं।
तो ये इससे सिर्फ डाउट क्रिएट हो सकता है, कंफर्म तो उसे डॉक्टर ही करता है कि उसका फॉलिकल काउंट कितना है, एंटी मुलेरियन हार्मोन कैसा है, और बाकी चीज़ों से एग्जामिनेशन से उसका मालूम होता है कि इस औरत को अंडे कम है। सर अभी पेशेंट ने कहा है कि अंडों की कमी है, तो अभी इस बीमारी को आप साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हाँ, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। जैसा कि तुम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पेट्रोल कम हुआ तो हम रिजर्व को लग गई बोलते हैं नहीं, तो वैसा ही है ये भी। ये ओवरी के अंदर का जो रिजर्व रहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पैदा होने के पहले इतने रहते, उसके बाद कम 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 होते जाते, जैसा जैसा एज बढ़ती जाएगी वैसा वैसा अंडे कम होते जाते। लेकिन कितना भी एज बढ़ा तो एक स्पेसिफिकली 30 ईयर्स के बिफोर जनरली इस ओवरी में 4-5, उस ओवरी में 4-5 ऐसा फॉलिकल्स नज़र आते हैं। तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 10 तक अगर ये फॉलिकल्स है सोनोग्राफी पे तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर इससे नीचे है तो उसे अंडे कम है बोलेंगे, और उसे हम साइंटिफिक इसमें पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। और इसका उल्टा है, अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है पीसीओडी, इससे पहले हमने एक सीरियल में ये किया है एक एपिसोड में, तो उसमें मोर देन नॉर्मल रहते हैं। जैसा कि इधर 10-15 है, इधर 10-15 है, तो 25-30 अगर अंडे हैं तो दैट इज़ मोर देन नॉर्मल, दैट इज़ एक्सेस, उसे पीसीओडी कहते हैं। तो उसमें ओवेरियन रिजर्व ज़्यादा रहता है और नॉर्मली 6 से 10 रहना चाहिए। 6 के नीचे रहा तो हम उसे लेस है बोलेंगे, पुअर ओवेरियन रिजर्व है बोलेंगे। 6 से 10 है तो उसे नॉर्मल है बोलेंगे, और मोर देन 15 से अगर आगे है, 12 से 15 के आगे, तो उसे हम पीसीओडी बोलेंगे। अभी ये किन किन वजहों से और किन किन कारणों से अंडों की कमी हो सकती है? बेसिकली अंडों की कमी जो है कि अगर नॉर्मल ब्लड सप्लाई, उस ओवरी का ब्लड सप्लाई किसी वजह से कम होता है तो वहाँ का जो नेचुरल फंक्शन है वो डिरेंज हो जाएगा और उसकी वजह से अंडे कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कभी ओवरी के बाजू में ट्यूबरकुलोसिस हुआ, टीबी हुआ, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, या फिर कोई सर्जरी हो गई जिसकी वजह से उसका ब्लड सप्लाई कम हो गया, या फिर जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, पहले से ही प्रॉब्लम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है ये है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। या फिर उसके साथ साथ कभी कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करते हैं। तो ये सब वजह हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अंडों की कमी होती है। लेकिन फॉरमोस्ट जो मोस्ट कॉमन है, जैसा जैसा उम्र बढ़ते जाएगी, एज जैसा जैसा बढ़ते जाएगा, वैसा वैसा अंडों की कमी हो जाती है। और इसीलिए हम लोग स्ट्रेस करते हैं कि जब भी आपको बच्चे करना है तो बिफोर 30 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन आजकल पढ़ाई के लिए, एजुकेशन और करियर ये इसके लिए है, तो इसमें मैरिज का एज जो डिले होते जाता है, जनरल कि अब गवर्नमेंट बोलता है कि 21 साल तक, 21 के पहले नहीं करना चाहिए, लेकिन लिटरली एक 22-23 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, और जिसकी वजह से तो तुम्हारे अंडों में कमी नहीं आएगी और ये पुअर ओवेरियन रिजर्व नहीं होगा। और पुअर ओवेरियन रिजर्व हो गया और उसके बाद बच्चे नहीं हो रहे, तो जैसा कि करियर तो अच्छा हो गया लेकिन फैमिली कंप्लीट नहीं होगी। तो हमें ये बैलेंस करना चाहिए, करियर, एजुकेशन और फैमिली कंप्लीशन जो है इसमें हम बैलेंस करना चाहिए। सर अभी जैसे अपने फॉलोअर्स ने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, अंडों की कमी है, तो अभी ये सचमुच कम है या नहीं है, आप कैसे डायग्नोस करते हैं? तो अगर किसी डॉक्टर ने बोला है तो भी हम उसे फिर से कंफर्म करेंगे। उसे कंफर्म करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के बाद उसकी जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, पीवी एग्जामिनेशन, और उसके बाद हम ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। जैसे कि ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी से हम ओवरी के बहुत करीब जाते हैं और उसके अंदर से ओवरी को नज़दीक से हम देख सकते हैं, और उस ओवरी में अगर फॉलिकल्स ये साइड को 3-4 है या फिर उससे भी कम है और वो साइड को भी 3-4 है, तो ये फर्स्ट है, इसे हम एंटर फॉलिकल काउंट कहते हैं। एंटर फॉलिकल काउंट अगर कम है, एंटर फॉलिकल काउंट इसका मतलब है कि छोटा अंडा जो आगे चल के बढ़ने वाला है, तो वो उसमें नज़र आते हैं कितने अंडे हैं। तो अगर ये दोनों साइड को भी 3-3 से भी कम है, लेस देन 6 है, तो हम ये कमी है, ये हम कंफर्म करेंगे। वैसे ही उसके साथ साथ एक AMH है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, जितना एंटी मुलेरियन हार्मोन ज़्यादा उतना अंडे बहुत और ज़्यादा रहेंगे। जैसे ही एंटर फॉलिकल काउंट ज़्यादा तो अच्छे अंडे बहुत हैं। वैसा ही उसके साथ साथ
FSH और LH ये हार्मोन्स होते हैं जो एंटी पिट्यूटरी से निकलते हैं। अगर FSH के लेवल ज़्यादा है तो FSH के लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसे अंडे कम है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसा मेनोपॉज आएगा, जैसा माहवारी जाने के दिन आ जाएंगे, तो एंटर फॉलिकल काउंट भी कम होता है, AMH भी कम होता है और FSH LH ये बढ़ने शुरू हो जाता है। सर अभी सबसे मेन सवाल, अभी ये सब जो हमने बात की, ये इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? हाँ, दिस इज द मेन क्वेश्चन कि अंडे कम है या कीटाणु कम है या कि आदमी को उस फैमिली को बच्चा होने से मतलब होता है। तो अब ये इस समस्या से हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम हिस्ट्री और ये कंफर्मेशन हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा और उसका एज ज़्यादा है, मोर देन 35 है और AMH उसका कम है, एंटर फॉलिकल काउंट कम है, FSH हाई हो रहा है, तो सीधा सीधा हम IVF करेंगे। बाकी ऑप्शन की तरफ जाके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो जैसा है जैसा एज बढ़ते जाएगा वैसा वैसा फॉलिकल्स कम होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि होम डोनेशन के बगैर कुछ पर्याय नहीं रहेगा। शुरुआत के पीरियड में हम IVF करने के पहले थोड़ा सा DHEAS बोल के एक टेस्टोस्टेरोन जैसा एक हार्मोन होता है, वो टैबलेट देते हैं जिससे हम थोड़ा सा AMH बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस DHEAS से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं, फिर अच्छा डाइट ये वो, लेकिन ये कुछ काम नहीं करता। जहाँ तक अभी तक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुआ है उसमें ये कुछ यूज़फुल ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। इसलिए तो हम IVF करते हैं और IVF में हाई डोसेज देने पड़ते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छे PCOS के पेशेंट को 150 एक HMG देना पड़ेगा इंजेक्शन, 150 यूनिट, तो ये पेशेंट में कम से कम 350-400 के नज़दीक लगेगा। जैसे कि डबल या मोस्ट ऑफ कभी कभी तो 3 टाइम्स 3-fold, जैसा कि जहाँ पे 150 लगने वाला था वहाँ 450 तक देना पड़ेगा। और फिर उसके अंदर हम हाई डोसेज दे के स्टिमुलेशन करते हैं और अंडे ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। और इतना करने के बावजूद भी अगर अंडे नहीं मिलते हैं तो फिर इस पेशेंट में हमारे को होम डोनेशन करना पड़ता है। अब होम डोनेशन में एक प्रॉब्लम है, कुछ रिलीजन में जैसा कि इस्लाम में होम डोनेशन ये हराम कहा जाता है, तो इट इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, दैट इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। जैसा कि शराब प्रोहिबिटेड है, ये भी प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को जहाँ पे थोड़ा सा भी AMH में डाउट है या फिर एंटर फॉलिकल काउंट कम है, तो वैसे पेशेंट कहते हैं कि शादी को सिर्फ 2-3 साल तो हो गए, इतने जल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी करने की ज़रूरत है क्या? तो लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोले तो जैसा कि शादी हो गई 15-20 साल बच्चा नहीं हुआ तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे, जब तक तो पूरे अंडे ख़त्म हो जाएंगे। और पूरे अंडे ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद तो इस्लाम के हिसाब से सिर्फ होम डोनेशन तो कर नहीं सकेंगे, तो सिंपल अडॉप्शन ही करना पड़ेगा, दूसरे का बच्चा गोद लेना पड़ेगा। इसलिए मैं मुस्लिम पेशेंट्स को तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द IVF करें। अब दूसरी बात ये है कि होम डोनेशन बाकी रिलीजन में अलाउड है, तो वो होम डोनेशन कर सकते हैं अपने रिलेटिव से, जो नज़दीक के रिलेटिव क्लोज रिलेटिव है वो होम डोनेशन कर सकते हैं और उस होम डोनेशन से हम बच्चा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि अब फिर से वही सवाल आ जाता है कि अपना करियर, अपना एजुकेशन और अपनी शादी इसे टाइम पे करना चाहिए। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त पे वो चीज़ होगी तो वो अच्छी होती है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल अभी फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कर रहे हैं कि शादी लेट करनी है या करियर को प्रायोरिटी देना है, तो वैसे वक्त हम अपने अंडे फ्रीज करके रख सकते हैं। किसी भी हमारे IVF सेंटर में आ जाओ, शादी के पहले तुम्हारे हम अंडे फ्रीज करके रखेंगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएंगी, जो तुम्हारा हस्बैंड रहेगा उसके स्पर्म लेके हम बच्चा तैयार करेंगे, जब तुम्हारे को बच्चा देंगे। इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस वक्त के अंडे अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। जितना जवान लड़की है तो उसके अंडे भी अच्छे रहेंगे, जितनी उम्र ज़्यादा है उसके अंडे भी ख़राब रहेंगे। तो ट्रीटमेंट को कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगी, फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं कि बहुत ओल्ड एज है, अबाउट 35 ईयर्स के अंडे जो रहते हैं कि उसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। और ये समझो फॉर एग्जांपल तुम 25 साल की उम्र में तुम्हारे अंडे फ्रीज करके रखे हैं, या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिक्स है या प्लान है या फिर शादी हो गई लेकिन बच्चा नहीं करना है, तो हम तुम्हारे बच्चे भी तैयार करके एम्ब्रियो फ्रीजिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से तो ओवरऑल अभी फिर से वहीं पे आ जाऊंगा मैं कि
कि तुम्हारी फर्टिलिटी प्लानिंग, आपको बच्चे कौन सी उम्र में करना है इसकी प्लानिंग करना चाहिए। जैसा कि एजुकेशन का प्लानिंग करते हैं और अपने करियर का प्लानिंग करते हैं, वैसे ही अपने बच्चे कब पैदा करना है इसका प्लानिंग करना चाहिए। और उस प्लानिंग के मुताबिक करेंगे तो सब बैलेंस में रहेगा, एजुकेशन भी होगा, करियर भी होगा और अपनी एक हेल्दी और अच्छी फैमिली भी।